हाय एवरीबॉडी, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण के क्रिया की। ठीक है, क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रिया से संबंधित सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, क्रिया हिंदी व्याकरण में इसे क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में इसे वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए क्रिया का मतलब होता है कार्य या काम। क्रिया का मतलब कार्य या काम होता है। ठीक है, परिभाषा अगर इसके देखिए क्या होता है, परिभाषा जो शब्द काम के होने की जानकारी देता है, जैसे पढ़ना, खेलना, जाना आदि। ठीक है, क्रिया का मतलब काम होता है या कार्य होता है, और जो शब्द किसी काम के होने की जानकारी हमें देता है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मोहन आम खाता है। ठीक है, मोहन आम खाता है। मोहन यहाँ कौन सा काम कर रहा है? खाने का। ठीक है, तो आम के खाने की जानकारी कौन दे रहा है? यहाँ खाना क्रिया दे रहा है। कौन दे रहा है? खाना क्रिया। ठीक है, तो जो शब्द किसी काम को होने की जानकारी देता है या किसी काम को करने की जानकारी देता है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, या दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में कर्ता जो काम करता है, किसी भी वाक्य में कर्ता जो काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, धातु। धातु क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये धातु शब्द जो है संस्कृत शब्द से आया है। ठीक है, हमारे देश की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है और संस्कृत से ही धातु शब्द आया। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, जा, खा, लिख, ये सभी क्या है? धातु है। और इस धातु में, इन सभी धातु में, इन सभी धातु में, इन सभी धातु में यदि हम ना जोड़ देते हैं, देखिए पढ़ धातु, जा धातु और खा धातु है। ठीक है, ये धातुएं हैं और इसमें यदि हम ना जोड़ देते हैं तो बन जाता है पढ़ना। जा में यदि हम ना जोड़ते हैं तो बन जाता है जाना। खा में ना जोड़ते हैं तो बन जाता है खाना। तो यदि पठ, खा या जा लिखा रहे तो इसको हम लोग धातु बोलेंगे, और इसी में यदि हम लोग ना जोड़ देते हैं तो वो हिंदी भाषा का एक शब्द बन जाता है जिसको हम लोग क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ये भी हम लोग बहुत से किताबों में लिखे हुए देखते हैं कि जिस शब्द में ना लगा रहता है उसको क्रिया कहते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं काम करता है। ठीक है, जैसे खिलौना है तो खिलौना में भी तो ना लगा हुआ है, तो खिलौना जो है कोई क्रिया तो नहीं ना है, क्रिया नहीं हो सकती है, वो किसी काम के होने की जानकारी हमको नहीं देता। ठीक, ओके, अब देखते हैं क्रिया के हम लोग प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो देखिए, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? दो है। कितने हैं? दो है। कौन सा? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, इस सकर्मक क्रिया में आगे में स उपसर्ग जोड़ा गया है और इसमें आ उपसर्ग जोड़ा गया है। ठीक है, स का मतलब होता है साथ और आ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, सकर्मक क्रिया में कर्म साथ रहेगा और अकर्मक क्रिया में कर्म साथ नहीं रहेगा, यानी कर्म विहीन रहेगा, कर्म रहित रहेगा। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो सकर्मक क्रिया वैसी क्रिया कहते हैं जो अपने साथ कर्म को लाता है या कर्म को के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जो अपने साथ कर्म को नहीं लाता है या जिसका कर्म नहीं होता है। जिस क्रिया का कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात किया जाए कि सकर्मक क्रिया में कौन से उदाहरण को हम लोग लेते हैं, तो पढ़ना, खेलना, पकड़ना, और अकर्मक क्रिया में हंसना, रोना, तैरना। इन दोनों में क्या अंतर है? इसे तो देखने से आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर ही नहीं मालूम पड़ता। लेकिन इसको हम लोग एक तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। ठीक है, हमको क्या करना है, क्या और किसको, क्या और किसको कहाँ लगाना है? देखिए, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना, यहाँ हमको क्या करना है, किसको पढ़ता है। ठीक है, किसको पढ़ता है या क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है या क्या पढ़ता है। अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं या कोई प्रश्न बनाते हैं इस पढ़ना से और इस क्या और किसको से, अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या पढ़ता है या किसको पढ़ता है, तो कोई ना कोई जवाब हमको निश्चित मिलेगा। कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई उत्तर, कोई ना कोई आंसर हमको निश्चित मिलेगा। क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, तो पता चलेगा कोई कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। किताब पढ़ता है, चिट्ठी पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, कोई ना कोई चीज पढ़ता है। लेकिन यहाँ देखिए, नीचे देखिए, हंसना, अगर हंसना में भी उसी तरह से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि क्या हंसता है, किसको हंसता है, तो कोई जवाब नहीं मिलता। क्या हंसता है, किसको हंसता है, तो कोई जवाब नहीं मिलता है।
इस तरह से हम जवाब क्यों ढूंढ रहे हैं, वो जो जवाब ढूंढ रहे हैं ना वही कर्म है, ठीक है। यानी हम जो जवाब ढूंढ रहे हैं वही कर्म है। यदि क्या और किसको अगर क्वेश्चन के साथ जोड़ने से, क्वेश्चन के रूप में बनाने से यदि हमको कर्म नहीं मालूम पड़ता, यानी जो जवाब हमको नहीं मिलता है, तो जवाब अगर नहीं मिलेगा तो अकर्मक, अगर जवाब मिलेगा तो सकर्मक, ठीक है। तो यहाँ पढ़ना अगर हम बोलते हैं क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, तो कोई जवाब मिलता है, कोई ना कोई जवाब जरूर मिलता है। किताब पढ़ता है, पत्र पढ़ता है या अखबार पढ़ता है। लेकिन हम बोलते हैं क्या हंसता है, किसको हंसता है, तो कोई जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब जवाब नहीं मिले तो अकर्मक, जवाब मिले तो सकर्मक। क्लियर है? ओके, तो यहाँ हम अब लोग देखते हैं कि सकर्मक क्रिया भी दो तरह की होती है। एक होती है एक कर्मक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया। मतलब जिस क्रिया की एक कर्म हो, जिस क्रिया की एक कर्म हो उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया की दो कर्म हो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इसका जानकारी आपको किसी न किसी वाक्य में वो क्रिया होगी, तभी आपको जानकारी होगा कि ये क्रिया जो है ये कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया। यदि केवल अगर क्रिया शब्द अगर आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया जाए पढ़ना, तो पढ़ना से आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यह जो है क्रिया एक कर्मक है कि द्विकर्मक। यदि उसका वाक्य में इस्तेमाल हो जाता है तभी हमको मालूम पड़ेगा कि ये क्रिया एक कर्मक है कि द्विकर्मक है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सकर्मक क्रिया दो तरह की होती है, एक कर्मक क्रिया जिसका एक ही कर्म हो और द्विकर्मक क्रिया जिसका दो कर्म हो। जैसे हम लोग यहाँ दो वाक्य लिए हैं, उसने कलम खरीदी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया कौन सी है, खरीदी, यानी खरीदना, ठीक है। खरीदना क्रिया यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखिए कर्म केवल एक ही है, कौन सा है, कलम, ठीक है। नीचे वाले वाक्य देखिए, उसने मुझे कलम दी, यहाँ कौन सी क्रिया है, देना। इस देना का जो है ना यहाँ पर दो कर्म है, ठीक है, दो कर्म है, एक कलम और एक मुझे, ठीक है। कर्म दो तरह के होते हैं, एक सजीव कर्म होते हैं और एक निर्जीव कर्म होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्म दो तरह के होते हैं, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। जैसे देखिए यहाँ कलम क्या है, निर्जीव कर्म है, और यहाँ मुझे क्या है, सजीव कर्म है, ठीक है। तो जो निर्जीव कर्म होते हैं, जो निर्जीव कर्म होते हैं वो क्रिया के नजदीक होते हैं, ठीक है, क्रिया के नजदीक होते हैं। और जो सजीव कर्म होते हैं वो क्रिया से दूर होते हैं, ठीक है, क्रिया से दूर लिखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वाक्य शुद्धि में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ देना का जो है दो कर्म है, एक मुझे और एक कलम, और यहाँ खरीदना का सिर्फ एक ही कर्म है, केवल कलम है। तो यहाँ खरीदना क्या हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया हो जाएगी, और यहाँ देना क्या हो जाएगा, दे कर्मक क्रिया, ठीक है। ओके, तो अब देखिए कि क्रिया के और कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें रचना के अनुसार, क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना का मतलब बनावट, और क्रिया को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो रचना के अनुसार क्रिया के 5 भेद होते हैं। एनसीईआरटी के बुक में रचना के अनुसार क्रिया के 5 भेद बताए गए हैं। वो 5 भेद हैं, समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन यहाँ एक लेकिन आता है, यदि हम यहाँ पर एक प्रयोग कर देते हैं, प्रयोग एवं रचना, क्या कर देते हैं, प्रयोग एवं रचना के अनुसार क्रिया के अगर भेद करते हैं तो क्रिया के 8 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 8 भेद हो जाते हैं, ठीक है। वो 8 भेद कौन कौन से हैं, 5 यहाँ है। छठा सहायक क्रिया, सातवीं हो जाएगी सजातीय क्रिया, अब यहाँ पर 8वीं हो जाएगी अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। तो प्रयोग एवं रचना के अनुसार क्रिया के 8 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 भेद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि इन सभी क्रियाओं का क्या मतलब होता है और इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं और किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है समान क्रिया, ठीक है। समान क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया केवल एक ही हो, जब किसी वाक्य में क्रिया केवल एक ही हो, केवल एक ही शब्द का बना हो और केवल एक ही काम के खत्म होने की बात करता हो, क्या हुआ, जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया हो, एक ही शब्द से बनी हो और एक ही काम के होने का बोध कराती हो, तो उस क्रिया को समान क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब क्रिया कितनी हो, क्रिया एक हो, काम कितने हो, एक ही हो, काम एक हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, समान क्रिया। जैसे पिताजी
पिताजी आए, ठीक है। यहाँ केवल केवल कौन सी क्रिया है, आए, यानी आना क्रिया, ठीक है। और यहाँ कितने काम हो रहे हैं, सिर्फ सिर्फ एक ही काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो आना जो क्रिया हो जाएगी, कौन सी क्रिया हो जाएगी, समान क्रिया। नानी फूल लाई, नानी फूल लाई, ठीक है। तो यहाँ लाना जो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, समान क्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं एक ही शब्द से बने हुए हैं, एक ही शब्द से बने हुए हैं, ठीक है। लाना या आना या जाना या खाना पीना रहना खेलना, ये सब क्या, ये सभी क्रियाएं क्या है, एक ही शब्द से बने हैं। तो वो जब एक ही शब्द से बनी हुई क्रियाएं होगी तो उस क्रिया को कहेंगे हम लोग समान क्रिया। क्लियर है, ठीक। ओके, तो हमने यहाँ पर लिया है संयुक्त क्रिया को। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो संयुक्त क्रिया वैसी क्रिया कहते हैं जब क्रिया एक से ज्यादा क्रियाओं से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। वैसी क्रिया है जो कई धातुओं से मिलकर के बनी होती है, कई छोटी छोटी धातुओं से मिलकर के बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ, यानी उसमें कई क्रियाएं मिलकर के बनी हुई, यानी कई क्रिया मिलकर के एक बड़ी क्रिया बनती है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा कि एक ही काम होगा, एक ही काम होगा, काम कितने होंगे, एक ही होंगे, लेकिन धातु इसमें कितने हो जाएंगे, एक से ज्यादा, ठीक है। धातु ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे में इसके प्रकार का हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे काम करना, क्या हो जाएगा, काम करना, ठीक है। दूसरा ले जाना, क्या, ले जाना, ठीक है। कर लेना, ठीक है, कर लेना। चौथा मर जाना, क्या, मर जाना। ये सब देखिए इसमें दो तरह की क्रियाएं मिली हुई, एक करना और एक काम, ले जाना, एक लेना और एक जाना, एक करना एक लेना, एक मरना एक जाना, ठीक है। तो जब वैसी क्रिया जिसमें एक से ज्यादा धातुएं मिली हुई है या एक से ज्यादा क्रियाएं मिली हुई है, तो वैसी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं संयुक्त, ठीक है। ओके, तो अगली क्रिया है जिसका नाम है नाम धातु क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया। अब इसका नाम, इस क्रिया को हम लोग नाम धातु क्यों कहते हैं, ठीक है, या नाम आगे लिखने का क्या मतलब होता है, ठीक। तो नाम किसे कहते हैं, नाम का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा किसको कहते हैं, किसी न किसी नाम को कहते हैं, ठीक है। तो जब जब कोई क्रिया, ध्यान से सुनिए, जब कोई क्रिया किसी संज्ञा से बनती है या किसी सर्वनाम से बनती है या किसी विशेषण से बनती है, तो उस तरह की क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी न किसी नाम को कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा के बदले में जो यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले में जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण कहते हैं इन दोनों की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, इन दोनों की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यानी इस नाम धातु क्रिया में ये तीनों शब्द आए हैं, ये तीनों तरह के शब्द आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वैसी क्रिया है जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से किया जाता है, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्लियर है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वैसी क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा से बनने वाली क्रिया। संज्ञा, कोई संज्ञा उठाइए, जैसे शर्म। शर्म क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, ठीक है, क्या है, भाववाचक संज्ञा। शर्म से हम लोग एक क्रिया बना सकते हैं, शर्म आना, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं, शर्माना, क्या कर सकते हैं, शर्माना, ठीक है। इज्जत, इज्जत जाना, ठीक है, इज्जत जाना। और क्या लिख सकते हैं, प्यार करना। प्यार क्या है, एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, प्यार करना, ठीक है। प्यार करना कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि सर्वनाम से कौन सी क्रिया बन सकती है, विशेषण से कौन सी क्रिया बन सकती है। सर्वनाम में हम लिखते हैं एक शब्द अपना, क्या है, अपना। अब इससे क्रिया बनाते हैं अपनाना, क्या बना, अपनाना, ठीक है। विशेषण लेते हैं तो विशेषण से हम लोग बहुत तरह की क्रियाएं बना सकते हैं, जैसे गर्म करना। गर्म क्या है, विशेषण है, गर्म करना, ठीक है, गर्म करना। ठंडा करना, ठीक है। तीसरा बहादुर बनना, बहादुर बनना।
बहादुर बनना आदि कुछ भी लिख सकते हैं। गरीब होना, ठीक है। तो ये सभी शब्द विशेषण है और इन विशेषण के शब्दों से जो है हमने क्रिया बनाई है। देखिए यहाँ पर एक अपना है, अपना से अपनाना एक क्रिया बन गई, ठीक है। तो हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों का यूज करके भी क्रिया बना सकते हैं। और जब इन शब्दों का इस्तेमाल करके, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों का इस्तेमाल करके यदि हम कोई क्रिया बनाते हैं तो ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाँ, तो देखिए हमने अगली क्रिया लिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया वैसी क्रिया को कहते हैं जब कोई कर्ता किसी काम को खुद न करके किसी दूसरे से कराता है, ठीक है। वैसी क्रिया जिसको कर्ता खुद नहीं करके किसी और से कराता है, किसी और से करवाने वाले काम को, किसी और से करवाने वाले काम को या किसी और से करवाने वाली क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने बाल कटवाया, ठीक है। मैंने खुद बाल नहीं काटा बल्कि मैंने बाल को कटवाया है, किसी और से मैंने बाल को कटवाया है। बाल को मैंने नहीं काटा मतलब, बल्कि हमारे बाल को किसी और ने काटा है, मैंने क्या किया है? कटवाया है, ठीक है। अब देखिए कि इसको प्रेरणार्थक क्रिया क्यों कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने क्या किया, किसी काम को करने के लिए यानी क्रिया को करने के लिए हमने किसी दूसरे को प्रेरित किया। क्या किया? प्रेरित किया, उसको कोई ना कोई आदेश दिया, ऑर्डर दिया, या कुछ ना कुछ किसी तरह से उसको मोटिवेट किया ताकि वो हमारा काम कर सके, ठीक है। तो हमने क्या किया कि किसी क्रिया को करने के लिए किसी और को प्रेरित किया, ठीक है। इसलिए उस क्रिया को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को करने के लिए हम किसी दूसरे को प्रेरित करते हैं, किसी दूसरे को आदेश करते हैं या किसी दूसरे को कहते हैं या किसी दूसरे से करवाते हैं जिस क्रिया को, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने बाल कटवाया, ठीक है। मैंने बाल कटवाया, किसी और से कटवाया। पिताजी ने घर बनवाया, पिताजी ने घर बनवाया, अपने नहीं बनाया, किसी और से बनवाया है। तो वैसी क्रिया जिसको कर्ता खुद न करके, देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है? मैंने, पिताजी ने। तो पिताजी ने तो घर नहीं बनाया है, या मैंने तो नहीं बाल काटा, किसी और ने काटा ना, ठीक है। तो इसका परिभाषा यही बनता है कि जब कोई कर्ता खुद किसी काम को न करके या खुद किसी क्रिया को न करके किसी दूसरे से उस क्रिया को करवाता है तो वो ऐसी क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक। क्लियर है? ठीक है। तो हमने अगला प्रकार लिया है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, इसके नाम से ही आप लोग समझ जाएगा कि एक किस तरह की क्रिया है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह की क्रिया। हाँ देखिए, यहाँ दो तरह का काम है और इसमें दो तरह की क्रिया है, ठीक है। पहला क्या है इसमें? पहला नहाना क्रिया है इसमें, नहाना। दूसरा यहाँ पर देखिए खाना, ठीक है। यानी इसमें दो क्रिया है। कितनी क्रिया है? दो। प्लस इसमें दो काम है, ठीक है। इसमें दो काम है, एक क्या है? नहाने का काम है, और एक क्या है? खाने का काम, ठीक है। एक नहाने का काम और एक खाने का काम, ठीक है। अब इसमें लेकिन आ जाता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, ठीक है। इसमें देखिए क्या अंतर है। इसमें एक क्रिया जो है पहले समाप्त हो जा रही है और एक क्रिया बाद में समाप्त हो रही है, ठीक है। एक क्रिया पहले समाप्त हो रही है और एक क्रिया बाद में समाप्त हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको पूर्वकालिक क्रिया हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? काल का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। पूर्व का क्या मतलब होता है? पहले, ठीक है। तो वैसा वाक्य जिसमें दो क्रिया, वैसा वाक्य जिसमें दो क्रियाएं और एक क्रिया पहले ही समय में समाप्त हो जाती है, एक क्रिया पहले ही समय में समाप्त हो जाती है और एक क्रिया बाद में समाप्त होती है। यानी एक क्रिया पूर्व काल में समाप्त हो जाती है और एक क्रिया बाद के काल में समाप्त होती है, ठीक है। तो जो क्रिया पूर्व के काल में यानी पूर्व के समय में या पहले के समय में समाप्त हो जाती है उस क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इस वाक्य को देखिए, मैं नहाकर खाता हूँ। अब देखिए इसमें पहले कौन सी क्रिया समाप्त हो रही है? खाने का या नहाने का? या नहाना समाप्त हो रहा है या खाना? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नहाने का जो मेरा काम है वो पहले समाप्त हो जा रहा है, नहाने का जो मेरा काम है वो पहले ही समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती
पहले ही समय में समाप्त हो जाए या पूर्व के समय में या पूर्व काल में ही समाप्त हो जाए उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं नहाकर खाता हूँ, ठीक है, मैं नहाकर खाता हूँ, ये जो नहाने का काम हुआ वो खाने से पहले हुआ। यहाँ देखिए तुम लिख कर पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हारे जो पढ़ने का जो काम है वो लिखने के क्या है बाद में, तुम्हारा जो पढ़ने का काम है वो लिखने के बाद में, यानी तुम पहले क्या करते हो लिखते हो, उसके बाद में क्या करते हो पढ़ते हो, यानी पहले क्या तुम करते हो लिख लेते हो उसके बाद पढ़ते हो, यानी समय जो अगर तुम्हारा जो देखा जाए तो तुम पहले के समय में क्या करते हो लिखते हो, दूसरे के समय में क्या करते हो पढ़ते हो, यानी पहले समय में लिखते हो दूसरे समय में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये इसी को ध्यान में रख करके एक क्रिया का प्रकार बनाया गया पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया को करने में पहले का समय लगता है यानी पूर्व का समय लगता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो बात करें इन दोनों में कि पूर्वकालिक क्रिया कौन है, तो नहाकर और ये लिख कर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। इस क्रिया को बनाने का नियम यही है कि धातु में कर का जोड़ करके जो है इस क्रिया को बना सकते हैं, जैसे नहाकर, खाकर, पीकर, रहकर, खेलकर, जाकर, आकर, ठीक है। इस तरह से हम इस क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसको भी कोई नियम बहुत बड़े नियम की जरूरत नहीं। हाँ, तो हमने यहाँ पर अगली क्रिया लिया है सहायक क्रिया। ये क्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके इंग्लिश भाषा में इस क्रिया का बहुत ज्यादा महत्व है। हेल्पिंग वर्ब, बिना इस क्रिया को जाने आप इंग्लिश भाषा को नहीं सीख सकते या नहीं जान सकते। अच्छी तरह से अगर इंग्लिश भाषा को अगर जानना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की बहुत अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में देखिए कि सहायक क्रिया कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ देखिए कि वाक्य के जो सबसे लास्ट में जो है शब्द, वाक्य के जो सबसे लास्ट में जो शब्द आपको दिख रहा है, इस वाक्य में देखिए हूं है, इस वाक्य में था है, इस वाक्य में होगा, ठीक है। तो वाक्य के जो लास्ट में आप जो देख रहे हैं क्रिया वही क्या है सहायक क्रिया, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा की बात करें हम तो वाक्य में जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वाक्य में जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उस क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अब मुख्य क्रिया कौन सी होती है, तो मुख्य क्रिया देखिए यहाँ पर क्या हो गया जाना, 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 ठीक है। और सहायक क्रिया कौन सी हो गई हूं, ठीक है, सहायक क्रिया कौन सी हो गई हूं होगा, ठीक है, हूं होगा, ठीक है। तो सहायक क्रिया हमें क्या बताता है कि वे मुख्य क्रिया की सहायता करती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताती है सहायक क्रिया, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या बताती है कि सहायक क्रिया जो होती है वो हमें क्या बताती है, काल बताती है। क्या बताती है, काल। काल का मतलब क्या होता है, समय, टाइम, टाइम बताती है। देखिए मैं जा रहा हूं, कि कौन से टाइम की बात कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है। वह जा रहा था, किस समय की बात कर रहा है, बहुत पहले की बात कर रहा है। वह जा रहा होगा, कि किस समय की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें तो ये तीनों अगर सेम ही है, मैं जा रहा, वह जा रहा, वह जा रहा, ठीक है, ये तो सब सेम ही है। इससे आपको कोई समय मालूम पड़ रहा है, इस बात का कोई समय आपको मालूम पड़ रहा, पता चल रहा है, ठीक है। इसको अगर हटा दिया जाए तो इतना से आपको इस बात का समय नहीं मालूम पड़ता। हमको समय की जानकारी कौन दे रहा है, हूं था होगा, ठीक है। हमको समय की कौन जानकारी दे रहा है, हूं था होगा, ठीक है। तो वाक्य में सहायक क्रिया जो है हमको क्या बताता है कि ये मुख्य क्रिया की सहायता करता है, साथ ही साथ क्या बताता है, समय को बताता है, ठीक है। समय को सहायक क्रिया ही हमें बताता है कि कोई काम जो है किस समय में हुआ है, ठीक है, या होगा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर इंग्लिश भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा के में आपको इतना ही जानने की जरूरत है, ठीक है, कि जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उस क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। बिना किसी सहायक क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकती है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक अगली क्रिया लिया है जिसका नाम है सजातीय क्रिया, ठीक है। सजातीय क्रिया क्या होता है, सजातीय क्रिया से इसके नाम से ही हम लोग जान सकते हैं कि सजातीय क्रिया मतलब एक ही जाति की क्रिया, एक ही जाति की क्रिया मतलब एक किस तरह से किसी के साथ जुड़ा हुआ। सजातीय मतलब जुड़ा हुआ या एक साथ एक ही तरह के जाति के साथ जुड़ा, ठीक है। तो किस तरह से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो सजातीय क्रिया किस तरह से बनता है और इसका किस तरह से उपयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर हमने आपको कुछ शब्द लिखा है, चाल चलना, लड़ाई लड़ना, खेल खेलना, ठीक है। इसके आगे जो शब्द देख रहे हैं चाल, लड़ाई, खेल, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। किससे बना है, चलना से। ये चाल किससे बना है, चलना से।
ये लड़ाई भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? लड़ना से। खेल किससे बना है? खेलना से। ठीक है, खेल किससे बना है? खेलना से। ठीक है, तो जब यदि हम वाक्य बनाते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दो वाक्य लिखा, तुमने अच्छी चाल चली, अच्छी चाल चली। यहाँ पर हमने क्या किया कि इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा को भी रखा, साथ में क्या रखा? उसके क्रिया को भी रखा। क्या रखा? उसके क्रिया के रूप को भी रखा, क्रिया के रूप को भी रखा। दूसरा देखिए वाक्य, मैं कई खेल खेलता हूँ, मैं कई खेल खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? खेलना से बनने वाली भाववाचक संज्ञा को भी रखा, साथ में इस क्रिया को भी रखा। ठीक है, तो जब इस तरह की मेल का क्रिया बनती है, जब इस तरह से मेल मिलाप की क्रिया बनती है, ठीक है, जब इस तरह की मेल मिलाप की क्रिया बनती है, किससे मेल? एक उसी से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, साथ में वो क्रिया। ठीक है, जब कोई क्रिया की भाववाचक संज्ञा भी उसके साथ रहे और वो क्रिया भी साथ में रहे किसी वाक्य में, तो वैसी क्रिया को हम लोग क्या, कौन सी क्रिया कहेंगे? सजातीय क्रिया कहेंगे। ठीक है, कौन सी क्रिया कहेंगे? सजातीय क्रिया। जब इस क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा भी वाक्य में रहे, साथ साथ वो क्रिया भी रहे, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया। इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा भी रहे, साथ में क्रिया भी रहे, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया। ठीक है, तो यहाँ चली और खेलता हूँ क्या है? सजातीय क्रिया है। या कहिए चलना या खेलना, यहाँ क्या हो जाएगा? सजातीय क्रिया हो जाएगा। ओके, तो हमने अगली क्रिया ली है अनुकरणात्मक क्रिया, और यह क्रिया है। ठीक है, अब देखिए कि ये अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। अनुकरणात्मक क्रिया, इस शब्द की अगर हम तात्पर्य जानने की कोशिश करें, अनुकरण। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है पीछा करना। अनुकरण का क्या मतलब होता है? पीछा करना, उसके पीछे पीछे चलना या उसके आगे वाले की नकल करना। ठीक है, आगे वाले की नकल करना, उसी की तरह हम खुद को बनाने की कोशिश करना, यही क्या होता है? अनुकरण करना। ठीक है, अनुकरण करना। ठीक है, चलिए देखिए, होता क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे क्रियाएं होती है जो किसी न किसी आवाज से बनाई जाती है। क्या होता है? किसी न किसी आवाज से बनाई जाती है। जैसे कुत्ते की आवाज को क्या कहते हैं? भौं भौं। कुत्ते की आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? कुत्ते की आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? भौं 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? भौं भौं। कुत्ते की आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? भौं भौं। तो इससे ये जो भौं भौं जो ध्वनि है, भौं भौं जो आवाज है, इससे एक क्रिया बनी है जिसका नाम है भौंकना। क्या है? भौंकना। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो इससे एक क्रिया बनी जिसका नाम है भौंकना। ठीक है, अगला देखिए, बकरी की आवाज क्या होती है? बकरी की आवाज, बकरी की आवाज क्या होती है? मे में। क्या होती है? मे में। मे में से क्या बन गया? मिमियाना। क्या बन गया? मिमियाना। ठीक है, मिमियाना और भोंकना। ठीक है, अगला देखिए, हवा की आवाज क्या होती है? हवा की आवाज, हवा की आवाज सन सन। क्या होती है? सन सन। इससे क्या बना? सनसनाना। ठीक है, सनसनाना। चूड़ी की आवाज क्या होती है? चूड़ी की आवाज, चूड़ी की आवाज खन खन। क्या होती है? खन खन होती है ना। इससे क्या बना? खन खनाना। क्या बना? खन खनाना। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ये जो सारी क्रियाएं हैं, भौंकना, मिमियाना, सनसनाना या खन खनाना, ये किससे बनी है? किसी न किसी आवाज का अनुसरण करके बनी, किसी न किसी आवाज की नकल करके बनी है, किसी न किसी आवाज को देख करके या सुन करके बनाई गई है। ठीक है,
तो वैसी क्रियाएं जो किसी आवाज को या किसी ध्वनि को अनुसरण करके बनाई जाती है, वैसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है परिभाषा? अब देखिए, कुत्ते की आवाज को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? भों भों से। तो भों भों से क्या बन गया? भौंकना। में से मिमियाना, सन से सनसनाना और खन खन से खनखनाना। तो ये जो क्रियाएं बनी, भौंकना, मिमियाना, सनसनाना और खनखनाना, ये सभी क्रियाएं कौन सी हो गई? अनुकरणात्मक क्रियाएं हो। क्या हो गई? अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, ये थी आपकी क्रिया, हिंदी व्याकरण की क्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।